क्लास ये सही आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा। और इसमें जो मैंने अभी तक आपको थोड़ा-सा बताया, लेकिन या कह लीजिए कुछ भी आप नहीं सुन पाए क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस था क्लासेस में। अब मैं आपको जो बता रही हूँ, जो मैं बेसिक से ही शुरू करूँगी और आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो आपको मिल जाएगा आपके पास, मूडल भी आपको खोलने की आदत होनी चाहिए। सारी चीज़ें अपन बाद में बात करेंगे, आज अपन टू द पॉइंट बात करते हैं। जो हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना है उसमें एनिमल किंगडम का एज सच, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एनिमल किंगडम जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड बताया है, जिसमें आप एक तो ये है क्लासिफिकेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेस्ड, तो वो जो बेस्ड ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आप जो 9 फाइलम पढ़ते हैं सिंपली, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इनफैक्ट। तो ये चीज़ हेलो मैम। म्यूट रखो बेटा, अभी कोई बात नहीं। आज डिस्कशन के बीच में कोई बात नहीं, सब बातें आखिरी में। तो ओके मैम, बट आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नो मैम। अच्छा, आवाज क्यों नहीं क्लियर आ रही बेटा? आपके साइड के सिग्नल में आपके साइड के सिग्नल में भी, एक मिनट, आप लोग के साइड के सिग्नल में भी गड़बड़ हो सकता है बच्चों। तो और बाकी कंटिन्यूएशन में अगर गड़बड़ आए तब बताइएगा, क्योंकि सिग्नल जहाँ का गड़बड़ हो वहाँ भी लिंक थोड़ी सी गड़बड़ आती है, ठीक है? तो थोड़ा सा और मैंने तो जबकि ब्लूटूथ ये भी हेडफोन्स भी लगाए हैं, ये भी ऑन है, तो मुझे लगता है मेरे साइड से गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बाकी सब लड़कियों को आवाज जा रही है क्लियर कि नहीं? अनम्यूट करके बोलो बच्चों। यस मैम, यस मैम, आ रही है क्लियर। क्लियर आ रही ना? तो हाँ, फिर कुछ बच्चों का सिग्नल प्रॉब्लम हो सकता है, ऑनलाइन में ये परेशानी तो उठानी पड़ती है। तो देखो, थोड़ा कोशिश करो सही जगह पे आपको सिग्नल मिले, ठीक है? तो ये जो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे शुरू में पैराजोआ और मेटाजोआ, मतलब एक्चुअली जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो आपने बीएससी से अभी तक पढ़ा चला आ रहा है 9 फाइलम्स, उसका अब और डेप्थ में अगर डिवीजन देखेंगी तो क्लासिफिकेशन एक्चुअली बेस्ड ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन्स हैं और पैराजोआ मेटाजोआ के दो वर्ड्स और आए हैं, जो आपको मेटाजोआ को डिटेल में बताना पड़ेगा, आपके सिलेबस में होगा मेरे ख्याल से ये। तो मेटाजोआ मतलब कि बॉडी का डेवलपमेंट होता कैसे है आगे के डेवलपमेंट में, जैसे मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है तो ऑर्गन सिस्टम के डेवलपमेंट तक, मतलब सीलोम के डेवलपमेंट तक एनिमल्स में कैसे बदलाव आते हैं, ये सारी चीजें आप मेटाजोआ में पढ़ेंगे आगे। पैराजोआ मेटाजोआ दो जो ग्रुप बनाए गए हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स बनने के बाद, यू सेलुलर के आगे जब मल्टी सेलुलर बन गए प्रोटोजोआ के बाद, तब पैराजोआ मेटाजोआ आप कह रहे हैं। और पैराजोआ वो है, वो भी सिंप्लीफाइड एनिमल है, पोरीफेरा के एनिमल इसमें रख दिए हैं, पोर बेरिंग इसको कहते हैं ये लोग, कि ज्यादातर फिक्स एनिमल होंगे और सेल्यूलर ग्रेड के होंगे, टिश्यू भी नहीं बनेगा इन एनिमल में, तो पैराजोआ में रख दिया। और टिश्यू बनने के बाद के सारे डेवलप्ड एनिमल किंगडम के जितना भी एनिमल्स हैं वो मेटाजोआ के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। तो ये तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिवीजन पढ़ा, और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से ये दो पढ़ा। तो इसमें जो टेबल में आपको बता रहे थे वो वही चीज आपको बताने की कोशिश की थी कि किससे ये आपको मिल जाएगा अपने उसमें, तो आप उसमें इसको इनफैक्ट लैपटॉप स्क्रीन में बड़ा करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको जितना दिख रहा है, मैं तो बोल ही रही हूँ तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि जूम इससे ज़्यादा इस पेज में नहीं कर सकते हम, ये अलग से भी हम आपको ये टेबल भेज देंगे। तो इसमें आप जो बेसिक चीज़ें अभी पढ़ रही थी उसमें यहाँ मैंने प्रोटोजोआ लिखा है, यहाँ यूनिसेल्युलर लिखा है और मेटाजोआ लिखा है, ये दो मेन डिवीजन। मेटाजोआ को फिर से पैराजोआ और यू मेटाजोआ में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने। मेटाजोआ को अपन ने मल्टी सेल्यूलर के बाद जो एनिमल बने उसको मेटाजोआ कह दिया। अब इसमें पैराजोआ उसको कहा जिसमें मैंने अभी बताया कि पोरीफेरा आ गया, जिसमें कि सिर्फ सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू नहीं बना था। फिर यू मेटाजोआ टिश्यू बनने के बाद ग्रुप बनाया गया, और यू मेटाजोआ में टिश्यू से लेकर ऑर्गन सिस्टम के डेवलपमेंट तक के सारे जो एनिमल्स ग्रुप हैं इसमें रखे गए। तो इसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों आ जाते हैं बच्चों, ठीक है? तो इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है, वर्टिब्रेट जिसमें बोन्स रहती हैं, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से ये डेवलपमेंट होगा। और इसमें थोड़ा सा मैं एक पोर्शन बड़ा करती हूँ जिसमें आपको इसका
कॉम्पैक्ट एक डायग्राम बता दूं, ये आप इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं, और इस इन्वर्टिब्रेट्स में जो आप पढ़ते हैं, ये ऊपर यू में इन्वर्टिब्रेट लिखा है, और ये 3 उसके मेन डिविजन्स आप पढ़ते हैं, जिसमें कि एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब ये आपको समझना जरूरी है, आप सीधे प्रोटोजोआ से काइनोडर्मिटा तक नाम रट के अपना नॉलेज नहीं रखेंगे, आप उसको भी डिवाइड करेंगे कि इसमें एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट 3 ग्रुप आ रहे हैं, जिसमें एसिलोमेट का मतलब ही है जिसमें सिलोम नहीं बनी है। तो इसमें आपने अभी थोड़ा सा तो हमारा इसके पहले भी लेक्चर सुना होगा, जो अभी अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आपको ये बताना है कि एसिलोमेट एनिमल्स में सिलोम नहीं है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, मेन 3 फाइलम इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। और पोरीफेरा, पोर बियरिंग यहाँ मैंने यही लिख दिया है। आपको वाइवा में इस तरीके की चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो एटलीस्ट तुरंत आप शुरू हो सकेंगी, और तुरंत जो बच्चियां जवाब देती हैं वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है और वो आगे भी जवाब देना सीख जाती हैं। तो इसलिए मैंने एक एक कमेंट डिमार्केटिंग यहाँ पर पहले ही लिख के रखे हैं। तो पोरीफेरा पोर बियरिंग है, सिलेंट्रेटा पॉलीमॉर्फिज्म बताता है, और प्लैटीहेलमिन्थेस एक्टो एंडो पैरासाइट है। इसी तरीके से अगर हम स्यूडोसिलोमेट देखते हैं तो निमेटोडा इसमें आता है, फॉल्स सिलोम बनती है, और एंडोपैरासाइट है ये मैक्सिमम। ये आपको सिलेबस में फिर होगा आगे इसके पैरासिटिक वर्म्स मेरे ख्याल से। और ये सिलोमेट्स हैं, सिलोमेट्स में जिसमें सिलोम बन गई है, ये हायर इन्वर्टिब्रेट इसमें आते हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो 4 आते हैं, इसमें आप जो देखेंगी, इसमें एनिलिडा के मैथमेटिकली सेगमेंटेड बॉडी है, अंदर बाहर दोनों, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मोस्टली ये इसका कमेंट रिलेवेंट रहता है। और ऑर्थोपोडा में जॉइंटेड लेग्स जो आपको बाहर से ही दिख रहे हैं, जो आप आसानी से याद कर सकती हैं। मोलस्का में शेल का पाया जाना, और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, ये इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। तो ये कुछ बेसिक और आसान बनाने के लिए आपके फाइलम्स को दिमाग में रखने के लिए एक ये चार्ट आपको मिलेगा, और इसके साथ ही एक ये चार्ट भी आपको मिलेगा जिसमें कि प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया जैसे शब्द आप पढ़ेंगे। अभी आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, पैराजोआ, मेटाजोआ, ठीक है ना। अब आप पढ़ रही हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन के हिसाब से कैसे डिवीजन हुआ। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि एनिमल किंगडम, मतलब अपन यहाँ आ जाएंगे यूमेटाजोआ में, पैराजोआ वहीं छोड़ दिया अपन ने, मतलब जितने भी टिश्यू बनने के बाद और किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स हैं उसको हम 2 ग्रुप में रख रहे हैं, एक प्रोटोस्टोमिया है, एक ड्यूटरोस्टोमिया है। प्रोटोस्टोमिया जो ग्रुप है उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोला ना मैंने, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से जब फर्क देखते हैं अपन, तो शुरू में ब्लास्टोपोर बनता है। आप लोग सब जानती हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से, अच्छा आपकी क्लास नहीं ली है अभी आयशा मैम ने, बीएससी में पढ़ा होगा आपने ब्लास्टोपोर का बनना। तो ब्लास्टोपोर जो है वो नॉर्मली माउथ जैसे बनाता है जिन एनिमल्स में, तो वो प्रोटोस्टोमिया होते हैं, वो उन एनिमल्स को प्रोटोस्टोमिया में रखा गया। पर जिन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर से माउथ नहीं बना, इनफैक्ट एनस बना, या माउथ ब्लास्टोपोर के काफी अलग एक पोर में बना, तो उनको पहचान के ड्यूटरोस्टोमिया में रख दिया गया शुरू में ही एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। एक तो ये चीज देख ली। दूसरी चीज ये देखी कि उसमें सीलोम का डेवलपमेंट जब शुरू हुआ, तो इन एनिमल्स जो प्रोटोस्टोमिया है उनमें मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से सीलोम बनी। मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म आप सब पढ़ती हैं, सब जानती हैं, एम्ब्रियोनिक अवस्था में डेवलप हुआ, ये पढ़ के आई है बीएससी में। तो मीजोडर्म से जब सीलोम बनती है उसको शाइजोसिलिक सीलोम कहते हैं। सीलोम का डेवलपमेंट भी आप एमएससी में डिटेल में पढ़ेंगी, तो और बीएससी में ही पढ़ा है। इनफैक्ट आपने रिवाइज कर लेना इन चीजों में, जब जो चीजें लेक्चर में आती जाती हैं उसको रिवाइज करते चलो। डोंट फॉरगेट, आप पीजी कर रहे हो तो आपको मास्टर होना है इस चीज में, आपके आगे कोई ना हो, किसी की नॉलेज ना हो। तो शाइजोसील सिलोम जो है वो प्रोटोस्टोमिया में आपको मिल रहा है, और एंटेरोसिलिक सिलोम के एनिमल्स को ड्यूटरोस्टोमिया में रखा गया। अब एंट्रोसिलिक जो आर्किंटेरॉन से बनती है सिलोम, उसमें एक पाउच जैसा निकलता है, उससे सिलोम बनती है। तो ये 2 बड़े डिमार्केटिंग लक्षण इसमें देखे गए, और इसमें इस हिसाब से इसके 2 ग्रुप बना दिए। एक वो जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है और शाइजोसिलिक सिलोम है, एक वो ग्रुप। और इसके अलावा भी बेटा और इसमें कई कमेंट्स आते हैं, जैसे उनका, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा देखा उनने, तो शुरू में तो ये देख लिया कि ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है कि नहीं, सिलोम कैसे बन रही है, 2 कमेंट ये हो गए। तीसरा कमेंट ये आ गया कि उसका स्पाइरल डिवीजन हो रहा है कि इनफैक्ट
रेडियल डिवीजन हो रहा है। तो 2 तरीके के डिवीजन में उसने देखा कि जो सेल्स बन रही हैं, सोमाइट्स जो बन रहे हैं एम्ब्रियो में, वो फिक्स ऑर्गन बनाने वाले हैं या कुछ भी बना लेंगे। वो फिक्स ऑर्गन नहीं, टोटिपोटेंट बोल देते हैं उसको। आर्कियोसाइट्स जिसको आप इसमें पढ़ती हैं, साइकॉन में पढ़ के आई हैं आप, तो ये जो सेल्स टोटिपोटेंट सेल जो कुछ भी बना लेती हैं। तो इस तरीके से 2 अलग अलग डिवीजन हो गए। एक में जिसमें फिक्स डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं कि हर सेल एक फिक्स ऑर्गन बनाएगी, दैट इज डिटर्मिनेट शब्द जो उसमें आएगा। और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज जिसको कहते हैं, जिसमें कि कोई भी सेल कुछ भी बना सकती है। डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है फिक्स्ड सेल्स का फिक्स्ड ऑर्गन बनाना। इवन आप ह्यूमन में देखते हैं, हम लोगों के में प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनका उस समय डीएनए टेस्टिंग अगर हो बच्चे का तो नहीं कराने को बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि डिटर्मिनेट क्लीवेज है। हो सकता है आप एम्ब्रियो को कहीं से ऐसी जगह से डैमेज कर दें कि वो बच्चे की एक उंगली ना हो या उसके एक आंख ना हो या इस तरीके से, तो डिटर्मिनेट क्लीवेज कहलाते हैं ये क्लीवेज। तो ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के हिसाब से भी तीसरा पॉइंट इसमें रखा। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मैम। बेटा हम क्लास ले रहे हैं। आप किस क्लास की हैं? मैम फर्स्ट सेम। एमएससी? यस मैम। आपकी क्लास चल रही है? मैम बट आई डिड गेट द कॉल। तो नहीं, तो आप ज्वाइन करो। आप ज्वाइंड हो ऑलरेडी इसमें ग्रुप में? यस मैम। तो आप स्काइप में खोलो उस ग्रुप को, तो उसमें ग्रीन कलर का ज्वाइन कॉल चमकेगा, उधर क्लिक करो, आप जुड़ जाओगी। ओके। और वैसे भी अगर आप उस ग्रुप में हो तो आपके पास वीडियो भी पहुंचेगा। ट्राई टू ज्वाइन इट नाउ। ओके। ठीक है गर्ल्स? तो ये प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया हो गया बेटा, है ना। और प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया के बेसिक डिमार्केशन, बेसिक फर्क हमने आपको बताए, और उसके हिसाब से इनमें कौन से ग्रुप रखे गए ये देखिए। कि प्रोटोस्टोमिया जिसमें कि शाइलोसिलिक सिलोम बन रही थी, उसमें यहाँ लिखा भी है मैंने, क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट। ठीक है ना। तो इसमें एसिलोमेट ग्रुप के सारे फाइलम आ गए, सीडोसिलोमेट भी इसमें आ गया, और सिलोमेट में इकाइनोडर्मेटा छोड़ के सब आ गया समझो। तो ये प्रोटोस्टोमिया के ग्रुप के फाइलम्स हो गए। लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया के ग्रुप में चले गए सारे वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग इकाइनोडर्म्स। ये बड़े सोचने वाली बात है कि इनवर्टिब्रेट का इकाइनोडर्म जो है, जो इनफैक्ट आप लोग इसमें एम्फियोक्सिस और इन सब में एफिनिटीज जैसी चीजें पढ़ती है ना, कि एफिनिटीज क्या समानता है। एफिनिटीज का मतलब ही है कि इस वाले ग्रुप की क्या समानता है लोअर ग्रुप से और या हायर ग्रुप से। तो वो सारी चीजें ऐसे ही कनेक्टेड होती हैं कि आप देख रही हैं कि ड्यूटेरोस्टोमिया के डेवलपमेंट में इकाइनोडर्म्स जो हैं वो वर्टिब्रेट के साथ रखे गए, क्योंकि इसमें एंट्रोसिलिक सिलोम मिली सबसे बड़ी बात। इसमें ब्लास्टोपोर का डेवलपमेंट भी फर्क होगा, इसमें रेडियल क्लीवेज होता है, और ये इंडिटर्मिनेट क्लीवेज प्रदर्शित करता होगा। इसलिए इस तरीके से आप लोग को एमएससी में प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया में भी शॉर्ट नोट आ सकता है, उसके बारे में उसके कमेंट्स लिखने को आ सकते हैं। तो 4-5 कमेंट 6 कमेंट ही हैं, ज़्यादा कमेंट नहीं है। तो आप उन दोनों के फर्क देख लेंगे, और उसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, वो आप यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैराजोआ मेटाजोआ पता होना चाहिए, और प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया पता होना चाहिए। ये फर्क हुआ आपका बीएससी और लोअर क्लासेस से, क्योंकि अब आप हायर स्टडी की चीजें जानेंगे। उसके बाद आपको जो चीज हम बता रहे थे अभी क्लासिफिकेशन का, कि 9 फाइलम जो आप बीएससी में ये भी पढ़ के आई हैं, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस के साथ आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ती हैं। सही तरीके से पढ़ने का मतलब ही हमारा ये है कि आप उसको किस तरह से इनफैक्ट बेटर फॉर्म में, कि आप डेप्थ तक जाके उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए कि पोरीफेरा है तो मेटाजोमा है, कि पैराजोआ उसका ग्रुप है, कि प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है। ये सारी चीज़ें सिलेबस आपके अगर मूडल में नहीं डला होगा तो आजकल में वो भी आपको डल जाएगा, तो सिलेबस भी आपको दिखने लगेगा आपके चारों पेपर, और उसके हिसाब से आप क्लासिफिकेशन वाला जो है, और उसके बाद आप किस तरीके से कंबाइंड इन्वर्टिब्रेट की स्टडी करेंगी आगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी अब शुरू होंगी। ठीक है। तो इसमें जो 9 फाइलम की स्टडी आपको इसीलिए रखी है कि आप जानती हैं हमसे अच्छी तरह, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, कि आप लोग के दिमाग में 9 फाइलम
बीएससी में ऐसे नहीं बैठ गए होंगे कि आप फाइलम की डिस्क्रिप्शन आराम से दे दें। पर अब आपके लिए ये चार्ट है जिससे आप लोग पढ़ करके सारी चीज़ें बहुत क्लियर कर सकती हैं, और इस चीज़ को अब आप ही को पढ़ना है। मैं हर चीज़ बहुत डिटेल में जाके आपको नहीं बताऊंगी, पर हाँ तरीका बताऊंगी कि कैसे आप इसको लिखेंगी और कैसे याद रखेंगी। तो पहले आप 9 फाइलम के प्रॉपर कमेंट्स जान लेंगी इस टेबल से, ठीक है। और बार बार इस टेबल पे नजर डाल पाए ऐसी जगह इस टेबल को आपको लगा लेना चाहिए, चिपका लेना चाहिए, जिससे आप प्रॉपर 9 फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में जब बैठा लेंगी तो बेस्ड ऑन दैट उनका क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रहना आसान हो जाएगा। और उसके लिए मैंने जब शुरू किया था तो शुरू में ही बताया था कि अभी जो आपने चार्ट्स में भी देखा कि किस तरीके से सेलुलर ग्रेड की बॉडी जो थी वो टिश्यू में बदली, फिर टिश्यू के बाद टिश्यू ऑर्गन में बदली, फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो ऑर्गन सिस्टम निमेटोडा में जब बना तो ऑर्गन सिस्टम के बाद कुछ नहीं बनेगा ना, ऑर्गन सिस्टम के बाद सिलोम बनना शुरू हो जाती है, सिलोमेट आ जाते हैं आगे के हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो सारे फाइलम ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहला कमेंट हो जाता है। दूसरे में सिमिट्री अपन बता देते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा शुरू में रेडियल सिमिट्री मिल रही है पोरीफेरा में, और सिलेंट्रेटा में भी रेडियल सिमिट्री है। कुछ में म्यूट योर माइक, समवन हैज स्टिल ओपन माइक, प्लीज म्यूट इट। आप अगर उठ के जा रही हैं घर में कुछ और काम करने तो अपने क्लास बंद करके जाएं फिर ज्वाइन कर लें। म्यूट करें बच्चे। कौन है ये लड़की? हेलो, आवाज सुन पा रहे हो बच्चों? यस मैम। थैंक यू। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपने सिमिट्री पढ़ी। सिमिट्री का भी आप आगे जब पढ़ेंगी तो आपको डिटेल में और भी पता चलेगा। सिमिट्री आप बीएससी में ही पढ़ के आई हैं साइकॉन का, और उसमें किस तरीके से आप व्हेन यू कट एन एनिमल इन 2 पीस इट विल बी ऑफ सेम काइंड। 2 पीसेस में जब आप कट करते हैं सेंट्रल एक्सिस से तो वो बायलेटरल हो जाएगी। और जब तुम अलग अलग गोल कोई है, गोलाकार कोई एनिमल है या कुछ उस तरीके का है, तो आप उसको किसी भी एक्सिस से, एक्सिस बोल रही हूँ सेंटर से, तो रेडियल काटें, सब रेडियल काटें, इंटर रेडियल, बार बार पीस करते जाएं और हर पीस समान हो तो वो रेडियल हो जाती है बेटा। तो शुरू में जो एनिमल्स है पोरीफेरा इज कंप्लीटली रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, और सिलेंट्रेट में अलग अलग ग्रुप्स हैं, आगे जाके बायलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित। और यही रेडियल सिमेट्री एक बार फिर आपने इकाइनोडर्मिटा में देखी थी, जिसमें स्टारफिश होती है, 5 आर्म्स होते हैं। इसके अलावा सब एनिमल्स बायलेटरल सिमेट्री के होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद आप बॉडी वॉल देखना लगेंगी। बॉडी वॉल कैसे बनी? तो डिप्लोब्लास्टिक है, शुरू में 2 लेयर बनती हैं सिर्फ, और बाद में सारे ही एनिमल डिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। अब ये चीजें ही आपको आसानी से इस टेबल में समझ में आ जाएंगी कि बार बार सेम कमेंट्स ही रिपीट होते हैं ज़्यादातर फाइलम्स में। तो एक फाइलम का डिस्क्रिप्शन आया तो आपके दिमाग में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगे। इस तरीके से लेयर्स के नाम मैंने लिखे हैं, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बाद में देख लीजिएगा। ये सारा बीएससी में पढ़ा हुआ है। आई एम जस्ट शोइंग द वे ऑफ कीपिंग इन माइंड, कैसे आप सरलता से इसको दिमाग में रख सकती हैं। और मीजोग्लिया जो है वो एक्चुअली डबल लेयर, जो पाइनेकोडर्म कोइनोडर्म आप पढ़ती हैं पोरीफेरा के, तो उसके बीच में मीजोडर्म तो नहीं होता लेकिन फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड 2 लेयर के बीच में जो भरा रहता है वो मीजोग्लिया कहलाता है। ये मीजोग्लिया जो आगे वाले एनिमल्स में इनफैक्ट जो है वो मीजोडर्म बन गया, तो वो उसका हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा कि मीजोग्लिया ही हम बोल रहे हैं सब में। मीजोग्लिया तो सिर्फ 2 में बोलेंगे, सिलेंट्रेटा पोरीफेरा, और बाकियों में किस तरीके से उनकी बॉडी वॉल में क्यूटिकल बन गया, कि मसल बन गई, कैसे टिश्यू बन गया, तो वो उसकी कुछ लेयर डिस्क्राइब कर दी है। ये इसके क्योंकि इनमें तो मसल्स नहीं है, लेकिन आगे के प्लेटिहेलमिन्थ से ही मसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये मसल्स कौन सी होती हैं ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है। बाकी आप ये भी कमेंट जानती हैं, आप पढ़ लेंगी अपने आप कि ये एसिलोमेट है, ये स्यूडोसिलोमेट है, ये सारे सिलोमेट हैं। सिलोम कैसे बनी ये भी इसमें लिखा हुआ है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से जाओ, अभी यहाँ कुछ मत करो, बाद में करना, जाओ।
तो स्पेसिफाइड कमेंट्स अगर आप देखेंगी कि इसमें कौन से फाइलम के क्या खासियत है जो दूसरे फाइलम्स में नहीं मिलता है, तो वो चीज आप अगर देखेंगी तो वो कमेंट भी इसमें आप आसानी से याद कर पाएंगी कि पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, पोर बियरिंग है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और केनॉल सिस्टम पाया जाता है। सारी चीजें आपकी बीएससी में पढ़ी हुई हैं, मैंने एक ही जगह यहाँ लिखा है। इस तरीके से अगर पोरीफेरा फाइलम का डिस्क्रिप्शन आपको आ गया तो इस तरीके से ही आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक के बाद एक कमेंट्स लिख सकती हैं। स्पेसिफाइड कमेंट्स कौन कौन से हैं ये अपने आप सारे फाइलम के आप डिस्क्राइब कर सकती हैं। जैसे सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीपोमेड्यूसा में 2 स्टेज है, इसके अलावा कई स्टेजेस होती हैं, आप पाइसेलिया वगैरह में पढ़ती हैं, अभी भी प्रैक्टिकल फाइल में बनाएंगी। तो ये स्टेजेस कौन सी होती है पॉलीपोमेड्यूसा के अलावा? उसमें गोनोजॉइड भी होते हैं, उसमें डिक्टाइलोजॉइड भी होते हैं, है ना। तो ये कौन से जॉइड्स होते हैं गोनोजॉइड डिक्टाइलोजॉइड? ये एक्चुअली गोनिड्स वाले जो हैं वो गोनिड्स जो डेवलप कर रहे हैं वो गोनोजॉइड हो गए, जो डिफेंस का काम कर रहे हैं वो डिक्टाइलोजॉइड हो गए। या इसमें निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जिसके कारण ये अपना प्रोटेक्शन करता है। ये इतनी जहरीली होती है कि इससे मर जाते हैं लोग, है ना। नर्वस सिस्टम में भी अटैक करता है, इनफैक्ट ये फेटल होता है ये। तो इस तरीके से इसकी खासियत हो गई ये सिलेंट्रेटा की। अगर आप प्लेटिहेलमिन्थिस को देखेंगी तो प्लेटिहेलमिन्थिस में आप ये चीज देखेंगी कि इट इज हैविंग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इट इज अगेन एसलोमिट एनिमल प्लेटिहेलमिन्थिस, और मोर एफिशिएंट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट हियर। इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन कंपैरिजन टू सिलेंट्रेटा ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा विकसित होती है, और इसमें फ्लैट वर्म्स आते हैं। निमेटोडा में राउंड वर्म्स आते हैं। इसमें प्रोमिनेंट हेड आता है, निमेटोडा में हेड नहीं होता है। फिर इसमें ये ज्यादातर पैरासाइट लिखा है, ये लगभग सभी पैरासाइट है नेमाटोड्स, और एंडो पैरासाइट होते हैं ये। तो इस तरीके से ये दोनों का कंपैरिजन ज्यादा क्लोज है क्योंकि इन दोनों में वर्म्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें फर्क क्या है वो आप इधर देखेंगी। इसी तरीके से अगर आप दूसरे फाइलम्स के स्पेसिफाइड कमेंट्स पढ़ने जाएंगी तो यहाँ पर एनिलिडा में वही चीज आ जाएगी जिसको आप कह रहे हो क्या मैथमेटिकली सेगमेंटेड बॉडी कह रहे हो। ऑर्थोपोडा में आप बॉडीज डिविजिबल इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन कह रहे हो। जॉइंटेड लेग्स का पाया जाना, काइटिनस कवरिंग का पाया जाना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है इसमें। साइनस हीमोसील कैविटी जैसी होती है, इसमें भी ओपन साइनस होता है, और इसमें मोलस्का में भी बनता है ओपन। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एनिलिडा में पाया जाता है। इसलिए एफिनिटीज में आप लोग एनिलिडा से एफिनिटीज पढ़ती हैं नॉर्मली, एम्फियोक्सिस और जो भी एफिनिटीज आपके कोर्स में कभी बीएससी से आप पढ़ती चली आ रही हैं, तो इसमें वेसल्स होती हैं क्योंकि। तो दिस इज हाउ यू कैन डिमार्केट the phylums with their specific comments. In where you are seeing in mollusca, there is shell present, mantle present, and radula present. These are all, in fact, आप पूरा एनिमल पढ़ के आई हैं बीएससी में, ये भी आप पूरा एनिमल पढ़ के आई हैं। तो इनकी जो खासियत है जो दूसरे फाइलम में नहीं पाया जाता, ये आपको स्पेसिफिक कमेंट्स में लिखना है, जिससे कि आपसे अगर वाइवा में पूछा जाए कि टेल मी सम स्पेसिफिक कमेंट्स और आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एनी फाइलम। आइडेंटिफाइंग मतलब जिससे कि आप उस फाइलम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं देखते ही साथ कि ये इस फाइलम का है। कैसे? कीड़ा आ जाएगा तो आप पहचान जाएंगे ऑर्थोपोडा का है, क्योंकि उसमें हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन दिख रहा है, या उसमें जॉइंटेड लेग्स दिख रहा है, या उसमें क्यूटिकल की कवरिंग बीटल में दिख रही है, ठीक है कि नहीं। और अगर आप कैंचुआ आ जाएगा तो समझ जाएंगे मैथमेटिकल सेगमेंटेड बॉडी दिख रही है, जबकि उसमें एस्केरिस पड़ा होगा तो आप नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि एनिलिडा का है, क्योंकि वो बिल्कुल चिकना राउंड वॉर्म दिखेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस, दीज आर डिमार्केटिंग कमेंट। इन कमेंट्स के हिसाब से आपसे हम पूछेंगे कि आपने कैसे पहचाना कि ये पोरीफेरा का है, तो आप बोलेंगे कि पोर बेयरिंग मैम, इसमें पोर बेयरिंग स्पिक्यूल्स की बॉडी दिख रही है। आप स्पेसिमेन सामने देख के आराम से कह सकते हैं। स्पंज के स्पेसिमेन्स आपको दिखाऊंगी मैं, आज ही शाम को डाल दूंगी, नहीं तो कल डाल दूंगी, थोड़ा सा आप जब फाइलम पढ़ लेंगी। तो दिस इज हाउ यू कैन इनफैक्ट पहचान सकते हो किसी भी फाइलम को इन कमेंट्स के बेसिस में। और उसके बाद जो आप कमेंट्स कंटिन्यू करते हो लिखना, उसमें ऑर्गन सिस्टम और डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, सीक्वेंस यही रहता है कि किस तरीके से पहले नर्वस सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन कैसा है फाइलम में, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव,
ये पूरे सिस्टम सीरियली आप एक एक फाइलम का किसी भी फाइलम के आंसर में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें आपको कंबाइन यहाँ दिख रहा है, यू कैन वेल डिमार्केट ईच फाइलम। Here you are seeing that ये तो प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ इज नॉट कंपेरेबल विथ अदर फाइलम्स, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, इसमें तो बॉडी नहीं है कुछ, पर यूनिसेलुलर होने के बाद भी इसके कुछ खास कमेंट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, और इसके अलावा प्रोटोजोआ के कमेंट्स जो हैं वो आगे की क्लास में मैं आपको और बता दूंगी। पर ये कंपेरेबल है क्योंकि यहाँ न्यूरॉन्स बनना शुरू हो गए, यहाँ उसके नेट भी बन गए, और नेट बनने के बाद यहाँ गैंग्लिया भी बन गए और सेरिब्रल गैंग्लिया, और इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हो गया। इसके अलावा जो रिसेप्टर्स हैं तो वो प्रोटोजोआ से ही आप देख लो, एक ट्यूब में रख करके काले कपड़े से लपेट दो और एक छेद बस कर दो जिसको कि काले कागज में, जिसको कि सनलाइट की तरफ फेसिंग सनलाइट रख दो उस टेस्ट ट्यूब को लेक के पानी से भरकर, तो आपको वो सनलाइट वाले कॉर्नर में जब आप ब्लैक पेपर हटाओगी 2-3 घंटे बाद, तो वहां आपको पूरे ऑर्गेनिजम्स कलेक्टेड दिखते हैं। मतलब कि वो फोटो रिसेप्टर्स हैं प्रोटोजोआ में भी, दैट शोज दैट इट इज बिगिनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम इन हायर एनिमल्स। मतलब ये हायर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम की बिगिनिंग प्रोटोजोआ में ही दिख जाती है, क्योंकि ये स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है। तो ये प्रोटोजोआ में लिखते हैं अपन, और वो न्यूरॉन्स दिखने लगते हैं इसमें पोरीफेरा के एनिमल्स में। तो दिस इज हाउ। तो यहाँ आपने बोला कि फोटो रिसेप्टर्स बन गए, वैसे ही अलग अलग फाइलम में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं जिनसे कि उनका सेंसेशन उनके लिए काम करता है। ये सब नाम इसमें लिखे हुए हैं हर एक फाइलम के। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम और सिस्टम्स कैसे आप डिस्क्राइब करेंगी, तो एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखेंगी तो उसमें किस तरीके से ये इनमें तो सिस्टम एब्सेंट होता है, शुरू में तो सिस्टम है ही नहीं, तभी तो ये एसिलोमेट एनिमल्स हैं, तो ये सब एब्सेंट है, लेकिन फिर भी डाइजेशन तो होता है ना, क्रियाएं तो सब होती हैं। डिफ्यूजन से होता है जैसे रेस्पिरेशन, यहाँ आपको डिफ्यूजन के अलावा ये भी याद करना पड़ेगा, और ये आप ही लोगों से पूछेंगे अपने पढ़ करके, या तो 2 लाइन में व्हाट्सएप में मुझे डालिए। एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, एनारोबिक में अगर हमारे बॉडी के अंदर है कोई पैरासाइट, निमेटोड है या प्लेटीहेलमिन्थिस है, तो उसके भीतर हमारे बॉडी के अंदर वो बिना ऑक्सीजन के सांस लेगा, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी जगह पे लैक्टिक एसिड जो है वो टूटता है और उसको एनर्जी देता है। तो उसका छोटा सा 2 इक्वेशन है या 2 लाइन है, आप गूगल में चाहे देखें चाहे बुक में देखें, होशियार बुद्धि चलाइए और 2 लाइन लिख के व्हाट्सएप में लिखिए कि उसमें लैक्टिक एसिड के टूटने से क्या मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं मिलेगी, जो मिलता है अमीनो एसिड या जो टूटेगा लैक्टिक एसिड और ग्लूकोज देगा, एनर्जी देगा, रेस्पिरेशन के एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया करेगा उन एनिमल्स में। तो उसको 2 लाइन लिख के भेजो हमको व्हाट्सएप में, तो हमें मजा आएगी देख के कि आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ते हो और कुछ बता पाते हो, है ना। और मूडल में टेस्ट जो होते हैं उसमें भी मैं ये क्वेश्चन डालूंगी, क्योंकि आप सीनियर हो गए हो तो आपको ये पता होना चाहिए। तो शुरू के एनिमल्स में बेटा कुछ भी, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बोलो। मैम ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं एक बार इसे रिपीट कर दीजिए ना। ये आप वीडियो दोबारा सुन लेना बेटा, ये वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे मैं एम रिपीटिंग अगेन, आई विल रिपीट डेफिनेटली, हम आप ही के लिए बैठे हैं यहाँ। लेकिन अगर कोई चीज आपको बीच में हमारे आगे बढ़ने पे ना समझ में आए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ के आए हैं और आप इस टेबल से बड़े खुश हो जाएंगे, आप सारी चीजें याद भी रख पाएंगे। और ये टेबल आपको मिलेगी भी, शाम तक मैं डाल दूंगी इसको मूडल में। और मैं जो ये बता रही थी कि इसमें जो भी चीजें आप सिस्टम्स में जैसे देख रही हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसे मैंने कहा आपको कि किस तरीके से ये शुरू में एब्सेंट है ये सिस्टम्स, जैसे मैंने कहा, तो ये सिस्टम्स एब्सेंट हैं। और उसमें मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात मैं कर रही थी कि सभी एनिमल में सिस्टम बन जाते हैं, हायर इन्वर्टिब्रेट में, लोअर में नहीं है। लेकिन सांस नहीं लेते ऐसा तो नहीं है ना बच्चों, सांस तो सब लेते हैं। तो हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं कि एरोबिक, हम एरोबिक करते हैं, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस ले रहे हैं। जो पैरासाइट है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये आपने तो पूरा इन्वर्टिब्रेट बीएससी में पढ़ा है। तो एनिमल का एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने टाल दिया होगा, उस चीज को आप फिर से रिवाइज करें। और छोटा सा है 2 लाइन में, अगर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे समझ गए हैं चीज को, या जो पढ़ेंगे वो व्हाट्सएप में डालेंगे, जरा सा अगर पिक्चर ही खींच के डालें, कुछ डालें, मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आप ये चीजें पढ़ के आए हैं। बहुत एमएससी में ऐसी चीजें पढ़नी है जो आपने नहीं पढ़ी है ना, वो पढ़ेंगे।
लेकिन जो आप पढ़ के आए हैं वो ही अगर आप नहीं याद रख पाएंगे, बच्चे रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे की चीज नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको ये यूनिट में पूरी चीजें एक्चुअली रिविजन टाइप है। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आप जो देख रहे हैं और बाकी सब में सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सब में बन जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा ना, सब में क्या किससे रेस्पिरेशन करते हैं ये एनिमल, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें आप जो देख रहे हैं, मैं इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन की बात करना चाह रही थी। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जिसमें कि पोरीफेरा सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर मतलब दो सेल के बाहर, दो सेल के बीच में, तो मतलब यहाँ सेल के बाहर इंटरसेलुलर हो जाता है। तो इस तरीके से इंट्रासेलुलर डाइजेशन या इंटरसेलुलर डाइजेशन जैसे शब्द हम लिखते हैं एमएससी में। अब आप लोग को इन सबको सीरियसली याद करना पड़ेगा, बीएससी में आप टाल टाल के आगे बढ़ते चले गए। इसी तरह से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पूरा लिखा हुआ है। शुरू में तो सब जगह एब्सेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, बना एनिलिडा से। एनिलिडा में क्लोज टाइप है, फिर ओपन टाइप है। इसमें ओपन मतलब ब्लड साइनसेस बन जाते हैं, कई कई जगह जाके ब्लड इकट्ठा होता है ट्रेकिया से, जैसे रेस्पिरेशन होता है ना, तो ट्रेकिया में आगे तक का किस तरीके से जाता है, इससे कुछ समहाउ ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इन्वर्टिब्रेट क्लास ग्रुप का फाइलम का अलग है। तो ओपन साइनस बनते हैं इसमें क्लोज टाइप है, कुछ में ओपन साइनस भी बनते हैं। और इसमें जो है वो हीमल सिस्टम जो है वो एनक्लोज्ड इन सीलोमिक पेरीहीमल चैनल्स बन जाती हैं इनफैक्ट इसमें पूरी। और इसमें काइनोडर्मेटा में इनफैक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से जो चेंजेस हैं इनकी सिस्टम की जो खासियत है, डर्मल ब्रैंकी इसमें बनती है, पढ़ के आए हैं ये आप, ट्यूब फीट होता है, रेस्पिरेटरी ट्री जो बन जाता है बर्सी से। तो इस तरीके से जो भी इसके डेवलपमेंट आपने स्टार फिश में पढ़ा है वो खास तौर से इनके फाइलम में अगर डिस्क्रिप्शन एग्जाम में आ गया तो आपको एक के बाद एक ये ही कमेंट्स बताने पड़ेंगे कि अगर उसमें एलिमेंट्री केनॉल है तो कैसी है, अगर उसमें रेस्पिरेशन है तो कैसा है। तो आप दो दो एक एक लाइन में ये चीज बताते हैं उस फाइलम के डिस्क्रिप्शन में। और फाइनली अगर आप रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है शुरू के लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में आपको ये देखना है कि उसमें मेल फीमेल या जिसको गैमेट्स बोलते हैं वो एक ही में पाया जाता है तो वो मोनोशियस हो गया, जिसमें अलग अलग पाया जाता है तो वो डायोशियस हो गया। मोनोशियस को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस, और ये हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस पोरीफेरा में होते हैं। आपने साइकोन में पढ़ा होगा, लाइफ साइकिल भी पढ़ के आई हैं आप, मेल फीमेल गैमेट एक ही में मिलते हैं और उसके बाद एम्फीब्लास्टुला लार्वा उसमें बनता है। मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसमें लार्वा होगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट है निमेटोडा में तो उसमें लार्वा नहीं होगा। तो जिसमें लार्वा है वो फाइलम में कौन कौन से लार्वा हैं ये पूरा आपको लिखना है, जिसमें आप ऑर्थोपोडा और एकाइनोडर्मा के ढेर लार्वा पढ़ के भी आए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पोरीफेरा में एम्फीब्लास्टुला पैरेनकाइमुला लार्वा या प्लैनुला लार्वा आप सिलेंट्रेट्स में पढ़ते हैं। मायरोसीडियम स्पोरोसिस्ट आप पढ़ के आ रहे हैं पूरे के पूरे स्टार इसमें क्या कहते हैं फैसियोला हेपेटिका में। लिवर फ्लोक इसमें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है नेमेटोडा में। एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा आप पढ़ते हैं, या न्यूक्लियस मेटान्यूक्लियस प्रोटोजोइया जोइया ये सब आपने पढ़ा है बच्चों ऑर्थोपोडा में। ग्लोचिडियम वेलिगर ट्रोकोफोर जैसे नाम फिर से आते हैं मोलस्का में। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल एंड ईच कमेंट्स ऑफ ईच फाइलम्स। और ये फॉर्चुनेटली आप लोग को जो बना के देना पड़ता है हमेशा वो आप यहाँ पर बना बनाया पाएंगे। तो ये टेबल आप लोग अपने शब्दों में हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। हर्मोफ्रोडाइट मोनोशियस शुरू में हिंदी में लिखो, आप तो बीएससी पढ़ के आ रहे हो, और अंग्रेजी में धीरे धीरे आप जब वो शब्द आपके दिमाग में बैठेंगे तो आप हिंदी अंग्रेजी वैसे ही भूल जाएंगे, जिसमें चाहे उसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ज़माने में तो हिंदी अंग्रेजी मीडियम के सब बच्चे करते थे, लेकिन हिंदी में एग्ज़ाम देने का रिवाज ही नहीं था। आप लोगों को वो एडवांटेज मिल गया जो आपके लिए डिसएडवांटेज बन गया। आप अंग्रेजी और हिंदी के दृष्टि से देखने लगी हैं अपने कोर्स को, तो आपको कोर्स को समझना है, अंग्रेजी हिंदी की दृष्टि से नहीं देखना है। ए सिलोमेट को जो हम बीएससी में समझाते हैं एमएससी में बाय चांस समझा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस बार बाहर से कुछ बच्चे जुड़े हैं। तो ए सिलोमेट जो हैं, हमारे तो हिंदी मीडियम के माता गुजरी के बच्चे इस भाषा के यूज टू होंगे। ए सिलोमेट को बेशक आप चाहें तो हिंदी में ए सिलोमेट लिख लें, स्यूडो सिलोमेट लिख लें,
है ना। पर कोशिश करें धीरे धीरे अंग्रेजी के टर्म्स दिमाग में रखने के। अब आप बड़ी उम्र के हो रहे हैं, आपको अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी सरलता के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इस कमेंट्स वाले चार्ट को पूरा बनाएं। यही चार्ट आपको प्रैक्टिकल में भी बनाना है। बनाने का मतलब ही ये रहता है कि आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। बीएससी में भी हमारे बच्चे ये बनाते हैं फाइल में। ये चीज आज आप देख लेंगी। कल की क्लास से अब मैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा एक दिन में एक फाइलम बीएससी के जैसे नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ, लेकिन आपको ये फाइलम्स के चार्ट में बहुत अच्छा मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इस तरीके से आपको पूरे चार्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको पूरे कमेंट्स लिखे मिलेंगे जो आप लोग इनफैक्ट बनाते हो हमेशा। और ये हमने उसके डेमार्केटिंग कमेंट्स के साथ चार्ट्स बनाए हैं। आई हैव जस्ट ओपन दिस मोलस्का जैसे। तो ये शेल के टाइप के हिसाब से इसकी 6 क्लासेस हैं। तो ये 6 क्लासेस में क्या क्या इसके डेमार्केटिंग, क्या पहचान है इन क्लास की, ये यहीं के यहीं लिखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरे फाइलम्स के आपको चार्ट पूरे मिलेंगे जिसमें आप बहुत सरलता से हर फाइलम को इनफैक्ट दिमाग में रख पाएंगी, जो आपको अभी तक बड़ा कठिन लगता होगा। नॉर्मली हम लोग, कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है कि इतना कठिन वाला अपन यूनिट छोड़ देते हैं। क्यों ना ऐसा करें, ऐसी बात करते हैं अपन नॉर्मली। हम भी शायद अपने ज़माने में यही करते होंगे। लेकिन एमएससी में आपको अब आपको बहुत सरलता से ये चीज़ याद हो जाएगी इस चार्ट में। हम लोग को नहीं मिलता था ऐसा चार्ट बनाना, आपको बुक में मिलेगा किसी। तो इसमें आप निमिटोडा के ये कमेंट्स, बेसिक कमेंट्स में लिखती हूँ सिर्फ यहाँ कि बेसिक एंड डिमार्केटिंग कमेंट्स क्या है, पहचान क्या है उस फाइलम की। और उसके बाद ये 2 क्लास में विभाजित हुआ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो ये बेसिस किस बेसिस में डिवाइडेड हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ हर फाइलम के साथ। इसके साथ इसकी ए फास्मिडा क्लास का फास्मिड प्रेजेंट और एब्सेंट, ये यहीं का यहीं लिखा हुआ है। तो आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बुक खोल खोल के फाइलम्स को। आप सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से याद कर पाएंगी कि ये फाइलम में है क्या। और इसमें फिर ये 6 ऑर्डर हैं। 6 ऑर्डर मैंने यहाँ पूरे लिखे होंगे ज्यादातर जगह पे। और उसके आपको वो ऑर्डर याद रखना है जो आप इनफैक्ट देखेंगे अपने प्रैक्टिकल में। ठीक है कि नहीं, कि ये आप स्लाइड्स देखेंगे, स्पेसिमेंस देखेंगे, आप बहुत सारे स्लाइड और स्पेसिमेन देखेंगे। तो आप उन ऑर्डर को पूरा के पूरा इसमें लिखने की कोशिश करेंगे। आपने ये चीज देखी, इसी तरीके से आपको प्लेटीहेलमिन्थस मिलेगा। सारे फाइलम के आपको इस तरीके के चार्ट मिलेंगे जिसमें कि डिमार्केटिंग कमेंट क्या है उनके, टर्बिलेरिया, टेमेटोडा, सिस्टोडा क्या है। तो एक बार में एक पेज में जब आप ऐसा देख के पढ़ पाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फाइलम्स के इवन क्लासिफिकेशन भी आसान लगेंगे, जैसा एमएससी के बच्चों को लगना चाहिए। ठीक है, तो आज का मैं इतना ही बता रही हूँ गर्ल्स। ये वीडियो आप लोगों के पास आ गया होगा। अभी मैं आज क्लास अभी बंद कर रही हूँ, मुझे कुछ आज जरूरी काम है। इसके बाद कल से आपको 2-2, 4-4 फाइलम करके आगे के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। और कॉपी पेन लेके प्लीज बैठा करिए जिससे आप थोड़े से इम्पोर्टेंट अपने चीज को सरलता से समझने के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते जाएं। ओके गर्ल्स, यू कैन अनम्यूट नाउ। कुछ किसी की कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी। any question you can ask. कोई क्वेश्चन पूछना हो गर्ल्स तो पूछ लो।